नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 19 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 19 जिसका नाम है जल। तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे आज। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वीडियो के आई बटन में आपको कक्षा 7 का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें 1 से लेके जितने पाठ हमने अभी तक पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं और साथ साथ जितने पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है हमने, वो सभी का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और वो प्लेलिस्ट आपको आई बटन में आपको कोने पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप सारे पाठ को एक क्रम से वहाँ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस पाठ को हल करते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? हमको बताना है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे हाई होती है, अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? यानी जो निम्न विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सबसे तेजी से क्रिया करता है जल के साथ? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सोडियम। सोडियम जो है वो सबसे तीव्र गति से क्रिया करता है पानी के साथ। अगला देखते हैं। देखिए, जल की अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की जो अस्थाई कठोरता होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सल्फेट होते हैं और क्लोराइड होते हैं, इनके कारण होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें हमको रिक्त स्थान भरने हैं। तो दूसरे का पहला देखते हैं। जंग लोहे का संक्षारण है, लोहे का संक्षारण हो जाता है, उसी को हम जंग कहते हैं ना। तो जंग लोहे का क्या है? संक्षारण है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2 और 1 का अनुपात होता है। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन 1 ही होता है। तो इसीलिए 2:1 कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। देखिए, हाइड्रोजन पहले है और ऑक्सीजन बाद में। तो हाइड्रोजन पहले है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। जिस क्रम में पूछा जाएगा उसी क्रम में हम अनुपात भी लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए। जल एक प्रमुख विलायक है। तो प्रमुख विलायक क्या है? हमारा जल है। अस्थाई कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है अस्थाई कठोरता? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। और अस्थाई कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है। ठीक है, अगला देखिए। जल की अस्थाई कठोरता धावन सोडा के द्वारा दूर किया जा सकता है। जल की अस्थाई कठोरता को हम धावन सोडा के द्वारा दूर कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें हमको कथन के सामने सही का निशान और गलत का निशान लगाना है। जो कथन सही है उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान। पहला देखिए, कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कठोर जल को हम नहीं पीना चाहिए। जैसे समंदर का पानी बहुत कठोर होता है तो उसको तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उससे हमारी प्यास नहीं मिट सकती। ठीक, उल्टा हम बीमार हो जाएंगे। अगला देखिए, अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ती है। ठोस पदार्थ अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक, अगला देखिए। जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है। सही बात है। देखिए कैसे, समंदर का पानी हम ले लें, अगर हमको बाई चांस मिलता है तो, नहीं मिलता तो तालाब का पानी ले लेंगे एक छोटे से कटोरी में, और एक नल का जिस पानी को हम पीते हैं वो पानी ले लेंगे। दोनों को गर्म करेंगे, एक साथ समान ताप पे गर्म करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो तालाब का पानी है उसको गर्म करने में या उबालने में हमको ज़्यादा देर तक उसको गर्म करना पड़ता है। तो उससे ये पता चलता है कि जो पानी जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी खौलने लगता है, उस पानी से कम शुद्ध है। ठीक है, अगला देखिए।
समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है। एकदम सही है, समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है। अगला देखिए, वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, निर्भर करती है, इसलिए ये कथन गलत होगा, क्योंकि वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। जल की कठोरता का क्या कारण है, अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे, इसका उत्तर देखते हैं हम। देखिए, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम में घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 की एक निश्चित मात्रा अस्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाला जाता है। ये क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, धामन सोडा कहते हैं। Na2CO3 को ही हम धामन सोडा कहते हैं। ठीक, तो इसको हम एक निश्चित मात्रा कठोर जल में डाल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उबालते हैं। जल में उपस्थित घुले हुए लवण यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड आदि सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके अविलीय लवण बनाते हैं। ठीक, अविलीय लवण बनाते हैं जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है, यानी वो जल अब कठोर नहीं रह गया, पहले की अपेक्षा बहुत कम कठोर रह गया है। ठीक, यानी जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। इसका समीकरण है, देख लीजिए, MgCl2 को जब Na2CO3 से मिलाते हैं तो NaCl और प्लस MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। इनको हम अलग कर देते हैं और जो बचता है वो हमारा पानी बच जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जब जाड़े के दिनों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो नदियों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से यह पानी की सतह पर तैरने लगता है। बर्फ पानी पे क्यों तैरता है, क्योंकि पानी से बर्फ का घनत्व कम होता है। ठीक, बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है, क्योंकि बर्फ क्या है, उष्मा का कुचालक है। यह बर्फ की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती और पानी की गर्माहट को बाहर नहीं जाने देती, ये भी होता है। ठीक है, बर्फ की यह परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। ठीक है, स्वेटर हम पहन लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर का ताप बाहर नहीं जा पाता और बाहर का जो ठंड है वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए हम स्वेटर पहनते हैं, ताकि स्वेटर वो ठंडक अंदर जाने से रोके और हमारे शरीर की जो ताप है वो बाहर जाने से रोके। फिर तालाब, झील या नदी की सतह पर जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर जल के अंदर के प्राणी जीवित रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए, जल संचरण से होने वाले लाभ लिखिए। सॉरी, गलत पढ़ दिए, जल संचरण नहीं, जल संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए, कभी कभी हो जाता है। ठीक है चलिए, जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। तो संरक्षण हमको पता है, जल को हमको संरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए, इसका इस्तेमाल फालतू में या व्यर्थ रूप से नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही जल का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ताकि हमारे आगे वाले जो हमारा भविष्य आने वाला है आगे, उस समय तक भी, यानी जो हमारी आगे की पुश्तें चलेंगी या हमारे बच्चे जो आगे जाएंगे, उनको भी पानी भरपूर मात्रा में मिले। अगर हम व्यर्थ में पानी को व्यय करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे ऐसे कुछ सालों में या मान लीजिए कुछ दशकों में क्या होगा, पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि जल संरक्षण से लाभ क्या होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
जल संरक्षण का अर्थ है कि पानी की बचत करना। ठीक, संरक्षण का मतलब क्या है? पानी की बचत करना। संरक्षण, जल संरक्षण के दूरगामी लाभ है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी राहत हो जाएगी। इससे एक लाभ यह भी है होगा कि जल की कमी होने पर हम बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को भी जल प्राप्त हो सकेगा जो जल संकट का सामना कर रहे हैं, यानी जिन जगहों पे सूखा होता है वहाँ भी जल उनको प्राप्त हो जाएगा अगर हम जल को बचाएं। ठीक है, तो ये लाभ हो सकता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय का वर्णन करिए। यानी एक तो जो अपशिष्ट और प्रदूषित जल हैं उनके प्रदूषण कैसे कम होगा, और उस जल को, जो प्रदूषित जल है उसको हम शुद्ध करने का जो तरीका है उसके बारे में बताना है हमें। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय। औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहर के मल व्ययन के जल को नदियों अथवा समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। सबसे पहले जलमल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारते हैं। तत्पश्चात इसके अनेक अवसाद हौज यानी बड़े बड़े कक्ष होते हैं से गुजारते हुए चूने की सहायता से उदासीन किया जाता है इन्हें। इस चरण तक का प्रक्रम प्राथमिक उपचार कहलाता है। जल में अभी भी रोगाणु, अन्य सूक्ष्मजीव और जैविक वर्ज्य पदार्थ हैं, यानी काफ़ी मात्रा में अभी भी विद्यमान हैं। अतः उदासीनीकरण से प्राप्त बहिस्राव को उच्च स्तरीय अवायवीय बहाव आवरण में भेजा जाता है। यह एक प्रतिक्रम या रिएक्टर है। ठीक, इसमें अवायवीय जीवाणु जल में उपस्थित जैव निम्नीकरण ये पदार्थ को अपघटन करते हैं। इस अभिक्रिया से दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा मीथेन यानी मीथेन गैस बाहर निकलती है, CH4। ठीक, जिसका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। इस मीथेन का उपयोग हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, इस प्रकार 85% तक प्रदूषक हट जाते हैं। यहाँ से जल को वायु मिश्रित टैंक में भेजा जाता है, जहाँ इस जल में वायु तथा जीवाणु मिश्रित किए जाते हैं। जीवाणु जैववर्त का अपमार्जक करते हैं। यह जैव उपचार द्वितीयक उपचार कहलाता है। इसके उपरांत भी जल पीने योग्य नहीं होता, यानी द्वितीयक उपचार तक ये जल पीने योग्य नहीं होता। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाना आवश्यक है, इसलिए रोगाणुनाशक एक अंतिम चरण या जिसको हम तृतीय उपचार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में जल में घुले अजैविक पदार्थों व जीवाणुओं को पूर्णतः मुक्त किया जाता है। इसके लिए क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय, अवशोषण, तलछटीकरण, बालू छन्नक जैसी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार शहरों के अपशिष्ट जल का शोधन करके कृषि कार्य व अनुपयोग में किया जाता है, यानी कृषि कार्य व अन्य उपयोगों में इसका इस्तेमाल हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है एक, जो गंदे पानी आते हैं शहरों से उन पानी को दोबारा स्वच्छ करने का। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं उसको, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभ्यास प्रश्न आपके सारे इस पाठ के हल हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मुझसे और भी सोशल मीडिया लिंक पे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस जो लिंक दी गई है इसको लिख के भी आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं, जो कि ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जुड़ने का आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे आपको
जो PDF फाइल हैं सभी पाठ के और जो अभ्यास प्रश्न हम हल कर रहे हैं इसके सभी के PDF फाइल आपको इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए, तो आज हमने अभ्यास प्रश्न इस पाठ के हल कर लिए। अब अगला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।